दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप अपने 20s में होते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे और कहाँ करने चाहिए। मतलब आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो अगर आप अपनी 20s या 30s में हो और इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक पुराने वीडियो में मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को एक्सप्लेन किया था कि कैसे जल्दी स्टार्ट करने से आपको कितना बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे और मैं एक हाई क्वालिटी स्टॉक को लाइव एनालाइज भी करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज को दिल से एक्सेप्ट करना है कि हमारी लाइफ में कुछ भी गारंटीड नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है एक्सपेंसेस यानी खर्चे। इनकम हमारी टेम्परेरी होती है लेकिन एक्सपेंसेस हमेशा के लिए रहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सब ने पैंडेमिक में देख लिया होगा, जिसमें बहुत लोगों को जॉब से निकाला गया था लेकिन उनके एक्सपेंसेस फिर भी चालू थे, और कुछ लोगों की तो एक्सपेंसेस और बढ़ गए थे मेडिकल बिल्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की वजह से। तो इसीलिए चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी भी क्यों ना हो, तो आपकी दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत ही आसानी से फेल हो जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इमरजेंसी फंड रखो, वरना आप बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे अपने स्टॉक्स को सेल करने पे मजबूर हो जाओगे। जब आपको एक्चुअली में और ज्यादा बाय करना चाहिए आप वो टाइम पे सेल करते रह जाओगे, क्योंकि आपकी इमरजेंसी फंड्स की जरूरत आपको उसी टाइम पे लगेगी जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो, जैसे कोरोना के टाइम पे या मार्केट रिसेशन या कोई डिप्रेशन के टाइम पे, क्योंकि वही टाइम पे लोगों को जॉब से निकाला जाता है और वही टाइम पे मार्केट नीचे जाते हैं। तो मैं पर्सनली अपने 5 साल के एक्सपेंस को एक अलग जगह पे रखता हूँ इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन आप शुरुआत में 6 महीना या 1 साल के एक्सपेंस को साइड में रख सकते हो एज एन इमरजेंसी फंड, क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे जो अपनी पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते और फिर रॉन्ग टाइम पे सेल करने पे मजबूर होते। तो इस इमरजेंसी फंड के ऊपर हम एक अलग वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको मेरा मैसेज जरूर मिल गया होगा। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप ये है कि आपको एफडी, डेट फंड्स और जितने भी गारंटीड इनकम वाली स्कीम्स है उनसे पूरी तरह दूर रहना है, क्योंकि उनसे अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई से अच्छा रिटर्न्स भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या आपने कभी कोई फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स को अमीर बनते हुए देखा है? तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट्स फेमस इसीलिए है क्योंकि लोग 20s में एंजॉय करते और फिर जब वो 30s और 40s में इन्वेस्टिंग के लिए सीरियस होते तो वो ज्यादा रिस्क लेने के लायक होते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसीलिए वो उस टाइम पे सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। और कोई भी 40-50 साल का आदमी क्यूरियोसिटी से स्टॉक मार्केट को स्टडी नहीं करेगा जिस तरह से लोग अपनी 20s और 30s में करते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी 20s में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, ना कि कोई दूसरे कॉमेडी वीडियो या नेटफ्लिक्स के सीरियल को। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसीलिए अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते और हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कोई फाइनेंस की डिग्री चाहिए या फिर आपके पास सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू हो और फाइनेंस के बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो भी आपके पास एक एडवांटेज होता है अच्छे इन्वेस्टर बनने का, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूँ, जहाँ से आपको कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो जब भी आप कोई एकदम रैंडम कंपनी का नाम सुनते हो और उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हो, जैसे ये BCL इंडस्ट्रीज या ये डांगी डम्स, तो आपको इनको एनालाइज करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो ये कंपनी करती क्या है उसे समझना होगा, फिर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और इनके बिजनेस को समझना होगा। और अगर आप सिर्फ इनके स्टॉक प्राइस को देख के इनमें इन्वेस्ट करते हो या किसी के बोलने पे इन्वेस्ट करते हो तो आप स्पेकुलेशन करते हो, मतलब सट्टेबाजी। क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप उसमें खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो, जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक रैंडम कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ जिसको हम सब जानते हैं। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको कैसे स्टॉक्स चुनने चाहिए और उन्हें एनालाइज कैसे करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी ने नेस्ले का नाम तो जरूर सुना होगा। हम सबको पता है कि ये कंपनी करती क्या है और इनके प्रोडक्ट्स क्या है। इस कंपनी के फेमस प्रोडक्ट्स हम सब ने यूज किए होंगे, जैसे मैगी, किटकैट, इक्लेयर्स, नेस्कैफे और मिल्कमेड। लेकिन दोस्तों ये कंपनी का शेयर प्राइस काफी महंगा है, तो बिगिनर्स ऐसे शेयर्स यूजुअली खरीदते नहीं है। लेकिन अगर हम इसके शेयर प्राइस के ग्रोथ को देखेंगे तो ये पिछले 10 साल में 2,500 रुपयों से 20,000 में ग्रो हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना ऊपर गया है। तो 5 साल पहले भी ये महंगा था और आज भी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए अब हमें ये समझना होगा कि ये कंपनी ऐसा करती क्या है। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका सेल्स और प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता आ रहा है। अब अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है।
अब जिनको ये प्रॉफिट मार्जिन का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने 100 रुपए के सेल्स में से कितना रुपया अपने पास रख रही है एज अ प्रॉफिट। क्योंकि अगर कंपनी करोड़ों का सेल्स करती है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं कमाती, तो वो कंपनी ग्रो नहीं हो सकती। तो अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए के सेल्स में से 10 रुपए का प्रॉफिट रखा, तो ये 10% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो दोस्तों, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स का प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना खराब है। मेजॉरिटी कंपनीज का मार्जिन सिंगल डिजिट में है। इस पूरी कैटेगरी में सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है, जाइडस वेलनेस, जिनका प्रॉफिट मार्जिन नेस्ले से अच्छा है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे इन कंपनीज को प्राइस से कम्पीट करना पड़ता है, मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मार्जिन इन सब कंपनीज का बुरा है, जाइडस वेलनेस का भी बुरा है, लेकिन नेस्ले का कंसिस्टेंटली अच्छा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है अच्छी क्वालिटी की कंपनी का, कि वो हर सिचुएशन में प्रॉफिट कमाती है। फिर दोस्तों, अगर हम इनके पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते, जिसको हम शॉर्ट में ROE कहते हैं। अब दोस्तों, जिसको ये ROE नहीं पता, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने इक्विटी इन्वेस्टर के हर 100 रुपये पे कितने रुपए का रिटर्न कमा रही है। और लॉन्ग टर्म में जितना ये ROE होता है, उतने ही रेट से कंपनी का शेयर प्राइस एक्चुअली में ग्रो होता है। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के 100 रुपये पे 20 रुपये कमाती है, तो उनका 20 का ROE होता है, जो एक अच्छा रेट माना जाता है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 7 से 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उतना रिटर्न तो आपको FD से बिना रिस्क के मिलता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको बार बार बहुत बड़ा अमाउंट री इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो जो इंडस्ट्रीज को ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स या ऑयल रिफाइनरी बिजनेस, तो इनका ROE कम होता है। जैसे हम यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, तो आप इनका ROE देख सकते हो। मेजॉरिटी कंपनीज का ROE सिंगल डिजिट में है। तो ऐसे सेक्टर्स में वेल्थ क्रिएट होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे, जिनमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है, तो आप देख सकते हो 10 साल में ये डबल भी नहीं हुआ है। मतलब FD तो क्या, सेविंग्स अकाउंट से भी बुरा रिटर्न रहा है। लेकिन FMCG इंडेक्स यही पीरियड में 4 गुना ऊपर गया है और काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। तो इसीलिए बिजनेस सिलेक्शन का रूल नंबर 1 ये है कि फिश वेयर द फिश आर। मतलब ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें पैसा बनता है। इस ROE को और सेक्टर सिलेक्शन को हम दूसरे वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरे बिजनेस का मैकेनिज्म समझ आएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन और सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी किसका है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा कैसे रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। मेजॉरिटी कैटेगरीज में इनकी मोनोपोली है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है। और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें इनके पास कंप्लीट मोनोपोली है 96% मार्केट शेयर के साथ। इसका आप लोगों ने शायद इतना नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट सिगरेट और अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं करती है, उसी तरह इसकी भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं करती है। ये बेबी फूड सप्लीमेंट है। तो ये एक ऐसी मोनोपोली है जो शायद इतनी आसानी से ब्रेक होगी नहीं, क्योंकि कोई भी मॉम अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। वो हमेशा कोई ट्रस्टेड ब्रांड का ही प्रोडक्ट लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे इनके पास प्राइसिंग पावर है। मतलब ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा स्पीड में अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर सकती है। जैसे मैजिक मसाला कुछ सालों पहले 2 रुपये का आता था, तो लोग ऐसे ही ट्राई करने के लिए इसे यूज़ करते थे। लेकिन अब ये बहुत लोगों के खाने का एक हिस्सा बन चुका है और ये 5 रुपये का हो गया है, फिर भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी है, क्योंकि इनका PE रेशियो फिलहाल 90 का है और सेंसेक्स का PE रेशियो फिलहाल 30s में है, तो इसीलिए वो लोग वेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, PE रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो का सिर्फ शॉर्टकट है। अगर स्टॉक्स को वैल्यू करना इतना ईजी होता तो सभी अमीर होते, क्योंकि ऐसी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज का PE रेशियो कभी इतनी आसानी से गिरता नहीं है। लास्ट ईयर कोविड के मार्केट क्रैश के टाइम भी ये स्टॉक सिर्फ 15% नीचे गया था और इसका PE रेशियो तभी भी 70s में था। अगर आपको ये नहीं पता कि ये PE रेशियो क्या होता है, तो इसको मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, 2016 में मैगी बैन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मैगी को डंप किया था, लेकिन फिर भी इस कंपनी को कुछ खास लॉस हुआ ही नहीं। इनफैक्ट वो टाइम पे इनका शेयर प्राइस सिर्फ 10 से 15% नीचे गया था। तो इसीलिए आने वाले 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल होगी या नहीं वो हमें नहीं पता। सोलर एनर्जी इंडिया में कितना यूज़ होगा वो भी हमें नहीं पता। लेकिन लोग कॉफ़ी पीते रहेंगे, किटकैट खाते रहेंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मॉम को इनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत लगती रहेगी। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हम एक अलग वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम फ्यूचर वीडियो में उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे।
लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में एक मैसेज जरूर मिल गया होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो आप कोई हिडन मल्टीबैगर या नेक्स्ट टाइटन या नेक्स्ट नेस्ले जैसे हाई ग्रोइंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बिजनेस की दुनिया की अच्छी खासी नॉलेज अचीव करनी होगी। जैसे राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, ये चीज़ हम सबको पता है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में 1980 से है। तो इसीलिए अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कोई ऐसी स्टेबल कंपनी से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो, और जब फ्यूचर में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी पूरी नॉलेज के साथ, तो फिर आप उस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो भी आप इन कंपनी से अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप 15 से 20 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो आप सिर्फ डिविडेंड इनकम पे ही रिटायर हो सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको कोई सेक्सी स्ट्रेटेजी या एकदम एक्साइटिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर एक्चुअल इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग होती है, और बोरिंग बिजनेस से ही आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और जब आप वेल्थ क्रिएट कर लोगे तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।